Hello class 7, and today I brought this chapter 1 from Science Nutrition in Plants. Class 7 के लिए पहला chapter है Science का Nutrition in Plants. Let's start with the introduction. So what is nutrition in plants? Providing food to plants to grow is called nutrition in plants. जब हम पौधों को ही उगने के लिए खाना दे दें, उन्हें कुछ पोषक तत्व प्रोवाइड करवा दें ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो सके, उसे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. तो एक भी कंपोनेंट को अगर हम मिस करेंगे तो हमने एक न्यूट्रिएंट मिस कर दिया. सो दीज ऑल टुगेदर, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज टुगेदर एक साथ मिल करके इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब खाना हमें पौधों को प्रोवाइड करना है ताकि वो ग्रो हो सके, वो पोषक तत्व उन्हें प्रोवाइड कराने हैं, पर हम उनको प्रोवाइड कराने के तरीके क्या होंगे? So there are two kinds of modes of nutrition of the plants, autotrophic and heterotrophic. इस कंडीशन में क्या है कि पौधों को पोषक तत्व देना और उन पोषक तत्व का पौधों द्वारा इस्तेमाल करना ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. Auto means self and trophos means nourishment like plants. Self nourishment, जैसे प्लांट्स अपना नरिशमेंट खुद ही प्रिपेयर करते हैं inside their own body. We do not prepare their food inside our body. We prepare outside our body. But plants prepare the food inside the body. वो अपने अंदर, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में ही खाना बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा गया है. हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट अगेन, जैसे कि एनिमल्स हो गए या हम ह्यूमन बींग्स हो गए. सो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड. ऐसे ही एनिमल्स जो हैं वो भी अपना प्लांट्स पे खाने पे निर्भर हैं. तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया. वो अपनी बॉडी में खाना नहीं बना रहे, जबकि वो किसी प्लांट या किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड है अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. तो जो आपको बोला गया कि ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी बॉडी में खुद खाना बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस अपनी बॉडी में खाना बनाने को हमने बोला फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब किसी चीज को बनाना. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर. सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the process of photosynthesis is making glucose and oxygen. So, सूरज की रोशनी, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो हम पौधों को डालते ही हैं, ये तीनों मिलकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है. ग्लूकोज जो बना वो प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है और स्टोर होने के बाद जब वो फ्लावर्स बनते हैं और फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनते हैं तो वो ग्लूकोज ही होता है जो कि फ्रूट की फॉर्म में हमें मिल जाता है. तो ये जो स्टोर हो गया ग्लूकोज, ये एक बार फ्रूट में कन्वर्ट होता है या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स बेसिकली गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट बॉडी. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. अब हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में प्रेजेंट थी और सन से हमें सनलाइट इंपॉर्टेंट है, वो मिल गई. पानी हमने डाला सॉइल में. सॉइल में भी पहले से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम पानी डाल देते हैं तो वो पानी के साथ मिलकर के प्लांट के रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. लीव्स पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं. उन पोर्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्लांट के जाती है. अब आप जब रेस्पिरेशन करते हैं तो आपका रेस्पिरेशन का ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या हो गया? नोज. आप नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू ही रिलीज करते हैं. बट आपने देखा है प्लांट्स के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, बट उनकी लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की बॉडी में अंदर जाती है और उन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है. So these pores are called
स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स भी होते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं वही गाइड करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने के लिए। अब आप जानते हैं कि सनलाइट तो मॉर्निंग में ही मिलेगी, तब जब सनलाइट मॉर्निंग में मिलने वाली होती है तो गार्ड सेल्स अपने आप को ओपन कर लेते हैं सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एयर की इजीली प्लांट में एंटर कर सके। एंड एट नाइट व्हेन सनलाइट इज नॉट देयर, जब सूरज की रोशनी रात में नहीं होती तो ये गार्ड सेल्स खुद को क्लोज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी पढ़ेंगे। See now in the picture you can see the structure of stomata. ये सरफेस पे आप देख सकते हैं छोटा सा पोर होता है and you can see this picture. ये स्टोमेटा है और ये इसके गार्ड सेल्स हैं। अब सनलाइट है तो सनलाइट में ये गार्ड सेल्स ओपन हो गए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब सनलाइट थी तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो गए और इस पोर के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ की सरफेस से एंटर हो गई और नाइट में ये क्लोज हो गए। तो जो पोर है वो ओपन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री, या कह सकते हैं हम कि गैसों का आदान प्रदान नहीं होता जब स्टोमेटा के ये पोर्स क्लोज हो जाते। फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। लीफ की सरफेस, अभी आपने एग्जाम्पल डायग्राम में देखा कि लीफ की सरफेस पे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हमने स्टोमेटा नाम दिया। अब ये स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आपको मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन करा। अब इनका एक्चुअली फंक्शन क्या है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? जब आपने पौधों को पानी डाला, सॉइल में पानी डाला, आपने देखा होगा जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है प्लांट में तो वो निकलना भी ज़रूरी होता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर का रिमूवल, मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी था वो लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो यही स्टोमेटा हेल्प करते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और अपने अंदर ऑक्सीजन को बना करके रिलीज करने में। The leaves have a green pigment called chlorophyll. The very important thing which is not discussed in the example of photosynthesis was कि ये जो ग्रीन होते हैं प्लांट्स, ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जैसे हमारे पास ब्लड है और ब्लड का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ऐसे ही प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सन से सनलाइट ले रहे हैं और पानी डालने के बाद सॉइल से हमें मिनरल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन प्लांट में अपना खुद का भी एक पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, या बोल सकते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हैं सूरज तो हमारे लिए एकमात्र बहुत बड़ा स्रोत है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अभी हमने डिस्कस करा था कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसे रिमूव करता है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर फर्स्ट, प्लीज सी द पिक्चर। रूट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ऊपर गया और वो ऊपर जाने के बाद प्लांट्स की लीव्स पे जाके सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। जहाँ भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। नॉट नेसेसरी कि लीव्स में क्लोरोफिल है तो लीव्स में ही होगा, ब्रांच ग्रीन है तो ब्रांच में भी होगा, स्टेम्स ग्रीन है तो स्टेम्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होने की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है।
The desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. डेजर्ट के प्लांट्स डिफरेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा. उनमें स्केल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती. तो उनमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्पाइंस के थ्रू ही लॉस होता रहता है. जो एक्स्ट्रा पानी का जो लॉस हो रहा है उसे ही हमने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन. These plants have green stems which carry out photosynthesis. आपने देखा होगा कि डेजर्ट प्लांट्स ग्रीन होते हैं, उनमें भले ही स्टेम्स और ब्रांचेस नहीं होती लेकिन वो ग्रीन है. ग्रीन है दैट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड. दे आर ऑटोट्रॉफिक and they can have the process of photosynthesis. So children, you are watching this video on your own English Baba channel. आप अपने English Baba channel पे ये वीडियो देख रहे हैं. Don't forget to hit the like button, share and subscribe this video. And अपने WhatsApp broadcast से जुड़ने के लिए English Baba के you can note down his number 8059041145 and you can follow us on Instagram englishbaba.eb. And today's lecture is given by me. आज का lecture मैं दे रही हूँ चेतना शर्मा. Let's start with the activity. Take 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. 2 प्लांट लीजिए जो कि पॉट में लगे हुए हैं. एक को डार्क में रख दीजिए 72 घंटों के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखिए. Perform the iodine test with the leaves of both the plants as you did in the class 6th. आपने क्लास 6 में आयोडीन का टेस्ट करा होगा. आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन का टेस्ट प्लांट्स के ऊपर परफॉर्म करिए. इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करिए अपने रिजल्ट्स को एंड रिजल्ट्स रिकॉर्ड करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करिए. नाउ लीव द पॉट विथ which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform iodine test again on the leaves. आपने जो प्लांट सनलाइट में पहले रख दिया था, पहले आपने आयोडीन टेस्ट उस पर किया, अब फिर बाद में आपने 72 घंटों के लिए जिस प्लांट को डार्क में रखा था उसका भी आयोडीन टेस्ट आपने 2-3 दिन बाद सनलाइट में रख के किया. अब आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट नोट करना है. लेट्स सी व्हाट वर द रिजल्ट्स. अब देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या है. The leaves other than the green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments marks the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. आपने देखा होगा कि कुछ हमारे घर में शो प्लांट लगे होते हैं जिनके कुछ पत्तियां येलो कलर की भी होती हैं, पर्पल कलर की भी होती हैं. तो ये जो अलग अलग कलर्स के पत्तियां हैं उसमें ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं है, उसमें क्लोरोफिल है पर उनमें उन कलर का पिगमेंट ज़्यादा है और क्लोरोफिल कम होने की वजह से वो ग्रीन कलर ना होकर के बाकी दूसरे कलर के हैं. बट ऐसा नहीं है कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो जब हमने दोनों प्लांट्स को, एक को सनलाइट में रखा था, सनलाइट में रखने के बाद दैट इज श्योर कि वो फोटोसिंथेसिस उसमें हुआ होगा. आयोडीन टेस्ट करने के बाद देखा हमने. आयोडीन टेस्ट क्यों किया गया था? आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बन रहा है. हमें चेक करना है कि ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं, तो हम आयोडीन का ही टेस्ट करते हैं. अब जिस प्लांट को हमने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा था, ऐसा नहीं है कि सनलाइट में जाने के बाद उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा और आयोडीन टेस्ट करने के बाद हम उसमें रिजल्ट देख सकते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलकर के बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से और बाकी सारे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन और फैट्स को बनाने के लिए भी इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज होता है. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन्स, आप जितने भी प्रोटीन्स हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ज़रूरतमंद, वो सारे प्रोटीन्स नाइट्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं. नाइट्रोजन एक और एलिमेंट है जो कि अबंडेंस मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन्स में. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. आप जानते हैं एयर के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है और वो है 78%. अब इस 78% की नाइट्रोजन को अगर हम प्रॉपरली यूज़ कर लें तो हम प्लांट्स को मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं.
Let's see how we use this nitrogen, the nitrogen present in the air for the nutrition in the plants. Now you can see this picture. आप इस पिक्चर में देखिए कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. आई एम रिपीटिंग द पिक्चर अगेन एंड अगेन. आप देख सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है. सनलाइट प्लांट्स को मिल रही है. प्लांट में ऑलरेडी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और प्लांट की लीव्स पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा. एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर हमने ऐड कर दिया और मिनरल्स सॉइल में से मिल रहे हैं. इन सब से मिलकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और प्लांट्स ने अपना फूड खुद बनाया. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. आप जानते हैं जो प्रोडक्ट बना था शुगर, ग्लूकोज, ये क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. अब इस शुगर का यूज़ हम दूसरे कंपोनेंट्स के लिए भी कर सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैसे न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है. प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म लाइक दिस. आपने क्या करा, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन प्लांट इस तरह से एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. अब हमें नाइट्रोजन अगर प्रोवाइड कराना है प्लांट को ताकि वो प्रोटीन्स बना सके, तो हम उन्हें नाइट्रोजन कैसे देंगे. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. आप देखिए सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज भी बोल सकते हैं. वो क्या करते हैं कि एयर में जो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल को दे देते हैं और सॉइल से डायरेक्टली रूट्स के थ्रू प्लांट्स को वो नाइट्रोजन मिल जाती है. फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. हम जो फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं प्लांट्स को, आप कह सकते हैं कि आपके दूध की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने बॉर्नवीटा ऐड कर लिया या हॉर्लिक्स ऐड कर लिया. ऐसे ही प्लांट्स के सॉइल में हम बॉर्नवीटा डाल रहे हैं. फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा मिनरल्स प्रोवाइड करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये नाइट्रोजन. तो हमारे फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं, जो कि हम डायरेक्टली सॉइल में डाल देते हैं. डायरेक्टली सॉइल में डालने के बाद रूट के थ्रू भी प्लांट्स उसको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ once the plants have absorbed the nitrogen from the soil, they can make proteins and vitamins. अब जब नाइट्रोजन मिल गई प्लांट्स को, तो वो बाकी के कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हमने प्लांट को सॉइल में नाइट्रोजन ऐड किया, आप येलो कलर से ऑयल नाइट्रोजन दिखा रहा है, पिंक कलर फर्टिलाइजर नाइट्रोजन है, और पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन इस तरह से एयर में से नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज एयर की नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन को प्लांट्स के रूट में फिक्स कर देते हैं, सो दैट दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के न्यूट्रिशन के दूसरे मोड क्या क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफिटिक, इन सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं. Now first is autotrophic mode of nutrition. Autotrophic, I already explained you, auto means self and tropos means nourishment. जब हम खुद से nourishment देते हैं, the best example of autotrophs are plants because they can prepare their own food with the help of photosynthesis. अपना खाना वो photosynthesis की प्रक्रिया से खुद बना सकते हैं. The making of food for themselves is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in green plants, which we have already discussed. Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic word I explained you in the video. Heteros means others and trophos again means the same, nourishment. Hetero का मतलब होता है दूसरा और trophos का मतलब होता है nourishment. If organism depends on others for their food is called heterotrophic nutrition. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, तो उसे हम इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं.
और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक जानवर मांस खा रहा है, एक जानवर ग्रास खा रहा है, कुछ कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, गाय भैंस जो है वो चारा खा रही है। तो वो चारा वो खुद से नहीं बना रहे, वो या तो जानवर दूसरे जानवर को मार के खा लेता है या हरी सब्जियां हरे पत्तों पे या पेड़ पौधों पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। Insectivorous mode of nutrition. Insectivorous plants. Plants which feed on insects, example pitcher plant and Venus flytrap. अब plants को खाना चाहिए। आपने कभी देखा है कि plants नॉन वेजिटेरियन हो गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है? नहीं। ये एग्जाम्पल है उन प्लांट्स का जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। प्लांट में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी हनी बी है या कोई भी फ्लाइज उड़ करके, और प्लांट इसको ही अपना फूड बना लेते हैं। ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। पिचर मतलब पॉट, आपने देखा होगा घड़े जैसी शेप हो जाती है पिचर। द एंड ऑफ द पिचर हैज अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। लिड मतलब ढक्कन। पिचर के ऊपर जैसे हम एक घड़े के ऊपर ढक्कन रख देते हैं, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है इस पिचर प्लांट का। उस पर एक ढक्कन लगा होता है जो अपने सहूलियत के हिसाब से ओपन और क्लोज हो जाता है, खुलता है और बंद हो जाता है। When an insect enters the pitcher, the lid closes. जैसे ही इंसेक्ट अंदर गया ढक्कन लग गया, अब इंसेक्ट उसमें बंद हो गया। The insect is then digested by the digestive juices inside the pitcher. अब उस घड़े जैसे शेप में उस प्लांट में जब इंसेक्ट ट्रैप हो गया, मतलब फंस गया और लिड भी लग गया, तो प्लांट के अंदर अपने खुद डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनसे वो इंसेक्ट क्या है मर जाएगा और वही उसका प्लांट का खाना बन जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In parasitic mode of nutrition, plants depends on the other plants or animals for their nourishment. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड करता है। सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो पैरासाइट है, अपनी हर काम के लिए वो दूसरे पे डिपेंड है। एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड्स आर कॉल्ड होस्ट। और जो प्लांट उस पैरासिटिक प्लांट की सारी नीड्स को पूरा कर रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट। ठीक है। अ पैरासाइट प्लांट क्लाइम्स ऑन द होस्ट प्लांट्स फ्रॉम विच दे गेट ऑल द फूड। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स चाहे क्रीपर्स हो गए या क्लाइंबर्स हो गए, वो दूसरे किसी प्लांट का सपोर्ट लेकर के उस पर चढ़ जाते हैं और वहीं से उसी दूसरे प्लांट का मतलब होस्ट प्लांट का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और खुद को भी ग्रो करते रहते हैं। तो वो एक तरह से पैरासाइट हो जाते हैं। क्या बोलेंगे हम उन्हें कि वो पैरासाइट है और जिनका वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो प्लांट्स क्या हो गए, होस्ट प्लांट्स। कस्क्यूटा अमर बेल इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। ये कस्क्यूटा या अमर बेल को आप बोल सकते हैं, ये बेल दूसरे पौधों पे चढ़ जाती है और वहीं पे उगने लगती है, उस दूसरे होस्ट प्लांट का न्यूट्रिशन लेती रहती है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The taking of nutrients by organism from dead and decaying matter in the form of solution is called the saprotrophic nutrition. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सड़े गले पे डिपेंड है, जब कोई पौधा सूख गया मर गया या कोई एनिमल मर गया तो वो ज़मीन पे या किसी भी जगह पे मरे मरे सड़ जाता है। तो जब दूसरा जानवर उन सड़ी गली चीज़ों को खाए और अपना न्यूट्रिशन ले तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जब इस तरह का कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई प्लांट लेता है तो उसे हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल है फंगाई। आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी सड़ता है या बारिश होती है, कुछ सड़ा गला हो जाता है, काई जम जाती है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के प्लांट्स उगने लगते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह के प्लांट्स उग करके आ जाते हैं। मशरूम हो गया, मशरूम भी एक सेप्रोट्रॉफिक प्लांट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं जब ब्रेड भी सड़ जाती है तो उसके ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है, इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं।
तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने क्या बोला, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फंगाई है, और फंगाई में आप देख सकते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। नाउ द अदर टॉपिक इज सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. This relation is called symbiosis. पैरासाइट में क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। जो पैरासाइट प्लांट है वो तो फायदा ले लेता है सारा होस्ट प्लांट का, लेकिन होस्ट प्लांट को कोई फायदा देता नहीं है बल्कि उसको नुकसान कर देता है। अब सिम्बायोसिस में इसका उल्टा है। इसमें म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, शेल्टर भी देते हैं और न्यूट्रिएंट्स। तुम मुझे ये दे दो और मैं तुमसे ये ले लेता हूँ, तो इक्वली दोनों एक दूसरे का न्यूट्रिएंट्स शेयर जब कर रहे होते हैं तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बोला है सिम्बायोसिस, या इस रिलेशन को हमने बोला है सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। कुछ फंगाई प्लांट की रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंगस को ग्रो होने के लिए सिर्फ मॉइस्चर की ज़रूरत है और प्लांट से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स लेकर के ग्रो होने लग जाता है और उसके बदले में वो प्लांट को वाटर भी दे देता है और न्यूट्रिएंट्स भी दे देता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिम्बायोसिस में पिक्चर में आपको दिखाया है एक चिड़िया और एक क्रोकोडाइल का पिक्चर। इसमें क्या है, चिड़िया क्या करती है, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठे हुए जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें खा लेती है। इससे क्रोकोडाइल को भी फ़ायदा हो गया, उसके शरीर के कीड़े मर गए और चिड़िया को भी खाना मिल गया। ये एक म्यूचुअल हो गया रिलेशनशिप, दोनों को फ़ायदा होता है। नाउ लाइकेंस। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। लाइकेंस बेसिकली क्या है, एल्गी होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फंगस आपने देखा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ये क्या है, साथ में जब रहते हैं, जब एक साथ होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस ने क्या करा, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करा, वाटर दिया, मिनरल्स दिया, और एल्गी ने क्लोरोफिल होने की वजह से अपना खाना खुद बनाया, खुद भी खाया और फंगस को भी दिया। सो दीज टुगेदर आर कॉल्ड लाइकेंस। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द लाइकेंस। नाउ द लास्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हम स्टार्टिंग से वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? बीच में हमने वीडियो में बात करी कि फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स ऐड करे, वो तो हमने बात करा कि उन्होंने उसे सप्लीमेंट दिया या अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। जब सॉइल में अपने खुद के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं कि वो अच्छी सॉइल है, वेल नरिश्ड सॉइल है? इसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल because all the nutrient that soil has are used up by the plants during their growth. So, for the continuous supply of nutrients to the plants, it is necessary to replenish soil again and again. अब आपने मान लीजिए कोई प्लांट लगाया, उस प्लांट को सॉइल से पोटेशियम चाहिए था और नाइट्रोजन चाहिए था। अब उस प्लांट ने पोटेशियम और नाइट्रोजन तो सॉइल में से ले लिया और बाकी के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ नहीं करा क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं थे। आपने वो प्लांट लिया, उस प्लांट को हटा दिया। फार्मिंग में एक्चुअली ऐसा ही होता है। हमने किसी एक क्रॉप को लगाया, उसके बाद हमने उस क्रॉप को निकाल करके दूसरी क्रॉप को लगा दिया। लेकिन दूसरी क्रॉप लगाने से पहले हम फिर से सॉइल को तैयार करते हैं। तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि पहला प्लांट जो हमने लगाया था उसने उस सॉइल में से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिए होंगे। उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी हो गई होगी। अब नए प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में कमी ना हो, इसलिए हम चाहेंगे कि हम सॉइल को दोबारा से अच्छा कर दें, उसमें वो सारे मिनरल्स फिर से ऐड कर दें और फिर हम नया क्रॉप को लगाएं। और ये हमें हर बार करना ज़रूरी होता है। ईजी होता है। हम खुरपी लेकर के जैसे गार्डनिंग करते हैं, पहले उसमें गड्ढा करेंगे और फिर प्लांट लगाएंगे। बेसिकली हम नीचे की लेयर की सॉइल को ऊपर कर देते हैं, ऊपर को नीचे कर देते हैं, शफल कर देते हैं। यही रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल है। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन।
The components that are necessary for our body are called, वो कंपोनेंट जो हमारे शरीर की ज़रूरत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं vitamins, pulses, nutrients, minerals. Other question, the mode of nutrition in plants which organisms make food themselves by simpler substances is called autotrophic. वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक. आपको मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस, लेग्यूमिनस, algae, fungi. Dash gases released by plants in the process of photosynthesis. कौन सी गैस प्लांट रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. मशरूम इज एग्जाम्पल ऑफ फंगस, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक. Thank you children for watching my video. Please like, share and subscribe, and